आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात एनसीईआरटी के बदलते सिलेबस की और उस पर गर्माती सियासत की। बात एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या क्या बदला उसकी और इस बदलाव के क्या परिवर्तन आएंगे उसकी, और बात किताबों के बदलापुर की। जी हाँ, एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव की कवायद जारी है। पहले एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया। साथ ही हिंदी की किताब से कुछ कविताएं और पैराग्राफ साफ कर दिए गए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से जुड़े अध्याय को भी हटा दिया गया है। और अब एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से जम्मू कश्मीर के विलय की शर्त को भी हटा दिया है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का उल्लेख भी किताब से हटाया गया है। अब सिलेबस से चैप्टर क्यों हटाए गए, इसके जवाब में एनसीईआरटी का तर्क है कि वक्त की ज़रूरत को विशेषज्ञों ने समझा है, जिसके कारण सिलेबस से कुछ चैप्टर हटा दिए गए। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सिलेबस को छोटा किया गया है, लेकिन वक्त की इस जरूरत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि गांधी, गोडसे और मुगलों की तारीख का सच सिलेबस से हटाया जा रहा है, लेकिन इतिहास मिटाने से नहीं मिटता। ऐसे में बदलते सिलेबस पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म हो चली है। तो इस वक्त देश और देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। शहरों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं और सिलेबस भी बदल रहा है, क्योंकि बच्चों में संस्कारों की नींव बचपन में ही पड़ती है। अच्छे, बुरे और सही गलत का पाठ बच्चा स्कूल में ही सीखता है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, ये जो पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ सही है। यह बात अलग है कि जब पाठ्यक्रम में बदलाव होता है तो उस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के सिलेबस में किए जा रहे बदलाव की। सप्ताह भर पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 10वीं और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए थे। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया। इसके अलावा हिंदी की किताब से कुछ कविताएं और पैराग्राफ को भी हटा दिए गए। साथ ही गांधी, गोडसे से जुड़े कुछ तथ्यों को भी बदलाव किया गया। दरअसल पिछले साल एनसीईआरटी ने स्कूली कोर्स को व्यवस्थित करने का अभियान छेड़ा था, जिसमें दोहराव और अप्रासंगिक घटनाओं का तर्क देते हुए कोर्स से अब तक गुजरात दंगे, मुगल दरबार, इमरजेंसी, शीत युद्ध और नक्सली आंदोलन के कुछ हिस्सों को हटाया गया। लेकिन यह सिलसिला अभी भी जारी है। अब एनसीईआरटी ने राजनीति विज्ञान की 11वीं कक्षा की किताब से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम का उल्लेख भी हटा दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर भी बड़े बदलाव किए गए। इस पर एनसीईआरटी के निदेशक का कहना है कि सिलेबस में चैप्टर हटाना और उसमें बदलाव की वक्त की जरूरत है। चैप्टर में जो कुछ तथ्य भूल बस रह गए होंगे उनको हटाया गया है। इससे पहले एनसीईआरटी ने हिंदी के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए थे। अब मौजूदा सेशन से होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 10वीं और 11वीं क्लास की किताबों से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। इनमें लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन तथा लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। साल 2002 की हिंसा के संदर्भ के हटाने के बाद गुजरात दंगों से संबंधित अंशों को भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का तर्क है कि पाठ्यक्रम को पिछले साल जून में ही बना दिया गया था। इस साल पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बदलाव जरूरी थे? क्या पुराना चैप्टर खत्म कर नया अध्याय कोई नई क्रांति लाएगा? क्या इतिहास में गलत पढ़ाया गया? क्या सच को छुपाया गया? या फिर एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, बदलता सिलेबस, कर्माती सियासत। तो चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में कौन जुड़ रहे हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता संजय महेंद्रा जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर समी आगई जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आवाज तो सुनी आपने हमारी? हाँ, सुनी। चलिए, ये बदलाव जरूरी है, आपने सुन लिया होगा मैंने क्या क्या कहा।
उसमें गांधी, गोडसे, बहुत सारी चीजें हटा दी गई। माने आने वाला जो विद्यार्थी है वो ये नहीं समझ पाएगा कि गांधी जी कौन थे, गोडसे कौन थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या जरूरी था? मैं सोचता हूँ त्रिपाठी जी आप विषय प्रतिपादित कर रहे हैं जी। और विषय आप प्रतिपादित कर रहे हैं डिबेट का, और कहीं ना कहीं विषय देने में अतिरेक हो रहा है। नहीं, तो हम प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जी जैसे गांधी गोद से ही हटाया गया हो। जी। हटाया बहुत कुछ गया है, हाँ, और हटाने के पीछे सब कुछ एजेंडे के साथ हटाया गया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। नहीं बढ़िया है ना। कम से कम विपक्ष ये तो मानता है कि उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं था 75 साल जी तुष्टीकरण के अलावा। जी और जो चल रहा है चलते रहो, कमाते रहो, खाते रहो, वी हैव एजेंडा, ये वो स्वीकार करते हैं। उनको धन्यवाद कि हमारे पास कोई एजेंडा तो है। जी। इस हिंदुस्तान की पहचान, इस हिंदुस्तान के स्वाभिमान, इस हिंदुस्तान के बलिदान और हिंदुस्तान के संघर्ष की गाथा का कम से कम हमारे पास एजेंडा तो है। हिंदुस्तान की वास्तविकता को पढ़ाने का, दिखाने का, सिखाने का। हम दिखा रहे हैं राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर, हम दिखा रहे हैं बनारस के विश्वनाथ मंदिर, हम दिखाएंगे ज्ञानवापी जी, हम दिखाएंगे धारा 370, हम दिखाएंगे उज्जैन का महाकाल, और हम दिखाएंगे जी कि बलिदानियों को किस तरह से बरकरार किया गया। 1857 से ही दूसरे संप्रदाय के लोगों के बारे में भी कुछ दिखा दीजिए। मैंने बताया दूसरे धर्म ना के लोगों के बारे में। ये तो भ्रम फैलाने की दुकानें जो चल रही है कुछ जी, उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि बताइए, अकबर महान थे तो महाराणा प्रताप क्या थे? छल से, चौटाई से, गद्दारी से, और किसी को मार डालना, किसी को कब्जा करना। और जहाँ धर्म मजहब की बात हो रही है, ये धर्म मजहब का मामला तो नहीं है, पर हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि तुष्टीकरण के नाम पर कुछ भी हो तो कुछ एक वर्ग और एक पार्टी या कुछ पार्टियां धर्म मजहब की बात लेके आती है। मैं पूछ रहा हूँ कि यदि देश के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, अरे अकबर महान हटा दीजिए, बाकी चीजें और जो बता दीजिए ना, दूसरे धर्म के लोग भी कुछ अच्छा काम किए होंगे। दिक्कत ये आपने प्रथम शिक्षा मंत्री का उल्लेख भी पैराग्राफ से उड़ा दिया। तो पहली बात तो आपको एनसीईआरटी के निर्देशक के बयान को आपने बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें बच्चों का बोझ कम करना था, हमें सिलेबस कम करना था, और इस नाते हमने ये चेंजेस किए हैं। कुछ परिस्थितिजन्य, कुछ आवश्यक। गुजरात के दंगों की बार बार चर्चा करते हैं कि गुजरात के दंगों का हटा दिया गया। पूरा देश देख रहा है कि गुजरात के दंगों को जिस ढंग से एक तरफा प्रचारित किया गया कुछ मित्र दलों द्वारा, जो अन्य पार्टियां हैं देश के अंदर, विरोधी पार्टियां, कि अमेरिका तक को बुखार हो गया और उसने मोदी जी का प्रवेश रोक दिया, वीसा रोक दिया, और आज वही अमेरिका राष्ट्रपति पलक पावड़े में जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए। तो यदि कुछ संशोधन हुआ है तो वो संशोधन विद्वानों ने किया है, कोई बीजेपी ने नहीं किया, न बीजेपी की कार्य समिति ने किया, और शिक्षाविदों ने किया है, जिनको देश की अस्मिता, देश का गौरव, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान और देश के आने वाली संतानों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए कि जो लोग फांसी का फंदा चूम गए उनका पन्नों में कहीं नाम नहीं है, उनके नाम का हिंदुस्तान में कोई पैगाम नहीं है, और जो ताली बजाते हुए आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, इन सबका नाम नहीं, सब नहीं पढ़ाए गए? नहीं पढ़ाए जाएंगे। महाराणा प्रताप भी पढ़ाए गए हैं। देखिए पढ़ाए जाएंगे, क्या पढ़ाए जाएंगे, इसमें तो मैं सोचता हूँ कि हम आप अधिकृत नहीं है। उसकी एक कमेटी है, उस कमेटी में वो सारे बातें आई हैं। 1 साल पहले ये डिसाइड हो चुका है, इसमें बीच में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं इतनी ही अपील करूंगा उन तमाम विद्वान साथियों से कि यदि उनको कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, कोई संशोधन करते समय कहीं लग रहा है कि कुछ और बात है, तो वो इस कमेटी के पास जा सकते हैं।
प्रॉपर इस चैनल कमेटी को वो बनाया जाके, किसने है? कमेटी को बनाया किसने? ऊपर से तो बनी नहीं है कमेटी, सरकार नहीं बनाया कमेटी ना। तो बनाने की शक्ति रखती है, जब से कमेटी बनाने का रिवाज है उसी ने कमेटी बनाया है। नहीं, कौन? मानव हिंदुस्तान के संसाधन अंदर विभाग नहीं पार्लियामेंट, बनाया ना। मानव हिंदुस्तान के संसाधन अंदर विभाग किसका है? पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट और कैबिनेट, जी चुनी हुई सरकार जनता की, जी वो ही बनाती बिगाड़ती है। और इसलिए बनाने वाला कौन है ये आप भी जानते हो। नियम के मुताबिक जो इसका नियुक्तियां करते हैं, जो इसका चयन करते हैं, उनने चयन किया है। अगर जी। आपको लगता है चयन गलत है, आप उसमें आपत्ति करो। आपको लगता है आप अदालत चले जाओ। आपको लगता है जो विद्वानों ने निर्णय किया है, हम घर में बैठे बैठे ज्यादा संजय बड़े जी आ रहे हैं विद्वान आपके हैं, पास, संजय जी आप ही के पास आ रहे हैं। तिवारी जी की बात समाप्त होने हम दीजिए। घर में बैठे बैठे ज्यादा विद्वान है, यह लगता है कि सही में कहीं कुछ कमी रह गई, जी कुछ और जोड़ना, कुछ और सुधार होना चाहिए। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते लोकतंत्र देश में कह सकता हूँ, आहत कर सकता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए, सरकार के पास भेजिए। दुर्भाग्य है कि जब ये सब बातें तय होती हैं तब तो कोई बोलता नहीं। जब साल भर पहले ये बातें तय हो गई और आज चुनाव का समय आ गया तो कुछ तुष्टीकरण वाले, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, कुछ विदेशी शक्तियों से ईसाई मिशनरियों की वकालत करने वाले, ये तमाम लोग नए नए किस्म के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। चलिए तो हम पूछ लेते हैं। संजय जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर एनसीईआरटी के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है, निदेशक है उनका कहना है कि हम बच्चों के माने बोझ कम कर रहे हैं, उनको इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस था उसको कम कर रहे हैं। ये एक अपनी प्रक्रिया है। एनसीईआरटी पे सवाल उठाना कहाँ तक उचित है विपक्ष का? त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बिल्कुल मेरी आ रही ना आपको? बिल्कुल आ रही है। अगर संभव हो तो मेरी स्क्रीन ठीक कर दें। तीन स्क्रीन दिख रही है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा कि कौन सी स्क्रीन से मिक्स हो रही है। अगर संभव हो खैर। जी जी बिल्कुल। आप त्रिनेत्रधारी हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है? जी नहीं मैं त्रिनेत्रधारी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा नेत्र इस समय देख रहा है जी वो कुछ अलग ही फिजा देख रहा है। चलिए मैं अपनी तकनीकी टीम से बात करता हूँ। हाँ हो गया काम चला हो गया जी। मैं आपको बताता हूँ दरअसल क्या है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर के पास जहाँ से आदेश आया है ना, उसको मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। पहली बात जी, आप इनसे ये पूछ लीजिए, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे उम्र दराज। अरे 3 बार उनकी धवल दाढ़ी को देख करके लोगों की आंखें चौधिया जाती है। 3 बार के विधायक रहे हैं। नहीं बड़ी अच्छी बात है। मैं उनकी उम्र का बड़ा सम्मान करते हुए, उम्र दराज नहीं हुए हैं अभी, ज्यादा उम्र दराज नहीं हुए। 3 बार विधायक है, मुश्किल से 30 साल के हैं, 15 साल विधायक रहे और अभी थोड़ा सा और निकाल लीजिए 30 साल। जी ओके सर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब महाराणा प्रताप साहब मेरे दादाजी से लड़े होंगे जी। आगे आने वाले बच्चों को बताया जाएगा। जी दरअसल क्या है मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे कहानी क्या है। इसके पीछे कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। 2014 में जी नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और एक बाकायदा एजेंडा सेट करके लोगों को व्हाट्सएप भेजे जाते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजे जाते हैं जी 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हम नोटबंदी करेंगे, इससे आतंकवाद खत्म होगा, इस देश में ऐसी विकास की बयार बहेगी, दूध की नदियां बहेंगी। एक इनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा। अब ये सब तो हुआ नहीं और प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं सूझा तो पूरे देश में हरी झंडियां दिखाने लगे। रेलवे मिनिस्ट्री की बंदी कर दो आप, डिपार्टमेंट सारे काम आप ही कर लो। अब मुद्दे पे आ जाए। मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। दरअसल त्रिपाठी जी एक्चुअली में हो क्या रहा है जी कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम बीजेपी के पास करने को है नहीं जी। इसलिए सिवाय इतिहास से तोड़ मरोड़ करो, कहीं कुछ और करो, कहीं फलाने एनकाउंटर करो, कहीं ढिमके करो, चुनाव नजदीक आया तो ये सारी चीजें और बढ़ा दो जी। अब मुझे आप एक बात बताओ, आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताना चाहते हो? हमारे राजपूत राजाओं की शौर्य और वीरता से भी वो वंचित हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा वो किससे लड़े थे और उन्होंने क्या संघर्ष किया। तो कुल मिला के उल्टी सीधी जनता को बरगलाने वाली नॉन स्टॉप प्रक्रिया के तहत कभी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम तो कोई है नहीं। महंगाई पर बात नहीं करनी, बेरोजगारी पर बात नहीं करनी, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करनी। के पास चैप्टर में गांधी गोडसे को भी उड़ा दिया गया है संजय जी। अरे आप मुझे एक बात का जवाब दे दो साहब, ये किताबों से उड़ा देंगे, दुनिया में गांधी को कहाँ उड़ाएंगे?
उस गांधी विचार को कहाँ से उड़ा देंगे? लोग पूछेंगे गोडसे को भी उड़ा दिया गया है। अरे वो गोडसे तो था ही उड़ाने लायक, उसको तो ठीक उड़ाया जी। उसकी तो कोई हैसियत भी नहीं थी। वो तो देश का पहला आतंकवादी कलंक था हमारे देश क्योंकि के ऊपर। गोडसे को जैसा खलनायक शांति के पुजारी रूप में कहते हैं। बताया गया पूरी तरह से, इसलिए शायद ये व्यवस्था की गई। तो नायक मुझे कमाल कर दिया सर। आप त्रिपाठी जी एक बात बताओ। नहीं, मैं नायकी आपको का बता ऐसा रहा हूँ। काम कौन सा कर दिया? नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नायकी का ऐसा काम कौन सा कर दिया था गोडसे ने? जी आप खलनायक की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देश का पहला आतंकवादी था। जी आप बात को समझने की कोशिश करो। जी जवाहरलाल नेहरू के पीछे पड़ जाओ, गांधी खानदान के पीछे पड़ जाओ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को हटा दो, सबको हटा दो, उससे होना क्या है? आप इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार तय कर रहे हो। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह रहा हूँ, आपकी आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि ये सब क्या था। और आपको क्या लगता है क्या भाजपा की देश में 70 साल से चलने वाली कांग्रेस सरकार हटा दी इस देश के लोगों ने, तो क्या बीजेपी हमारा फल खा के आई है? जी उसके बाद क्या होगा? मतलब कुल मिला के मूर्खताओं के चरम पर बैठकर राज करो और जो मर्जी है वो जनता को परोसो। जी उससे क्या होना है? इतिहास बढ़ जाएंगे ऐसे इनकी किताबों से हटाने से। तिवारी जी, इतिहास थोड़ी बदल जाएगा जैसा कह रहे हैं। इतिहास तो कभी बदलेगा। उनको भैया को मेरे गलतफहमी है। इतिहास बदला नहीं जा सकता भैया। इतिहास बदलने का भाव नहीं है। इतिहास गुमराह करने से भी कुछ नहीं होगा सर। इतिहास को गुमराह करने से भी कुछ नहीं होगा। इतिहास के बारे में गुमराह करने से भी कुछ नहीं होगा। यही पीढ़ी आपको एक दिन पूछेगी, यही पीढ़ी आप नोट करिए, यही पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि हमको ये सब क्या परोसा गया भाई। सच तो ये है, फिर देते रहिएगा जवाब उनको। मेरी बात तो सुनिए। चलिए तिवारी जी की बात सुन लीजिए संजय जी। एक सेकंड में दूंगा। जी जी ये नेहरू के और इंदिरा के बाद की पीढ़ी का ही काल है। ये जो कालखंड चल रहा है ये नेहरू जी और इंदिरा जी के बाद का ही कालखंड है। और इसी कालखंड की पीढ़ी कौन सा रही है? और इसी कालखंड की पीढ़ी ये नया एजेंडा सेट करने के लिए वर्तमान शासकों को मतदान कर रही है। और इसलिए जो आप कह रहे हैं कोसेगी, आने वाली पीढ़ी कोसेगी, वो मैं आपको पहले निवेदन वर्तमान का बता दूं कि जो पिछले 50 वर्षों तक नेहरू और इंदिरा के टाइम में काम हुए और जो आने वाली पीढ़ी आ जाए वही पीढ़ी को इमरजेंसी पढ़ाना है। ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कैसे 6 साल का पार्लियामेंट कर देते हैं? ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अगर न्यायालय कुछ फैसला करे, न्यायालय कोई फैसला करे तो भाजपा का दोष है। संजय जी उनकी बात खत्म हो जाए। संजय जी बात खत्म। तिवारी जी बात हम ये पूछ रहे तिवारी जी आपसे संक्षेप में, महाराणा प्रताप को कैसे आप महान बताओगे? क्यों महान थे ये तो आपको उल्लेख करना ही पड़ेगा। जयचंद कौन थे ये तो बताना ही पड़ेगा। जैसे आप इस बार जयचंदों का शिकार हो गए 2018 में, आपने बहुत सारे जयचंद पाल लिए थे, नहीं तो चौवा मारते आप। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं जी। सच में इतिहास एक तो बदला नहीं जा सकता जी, पर इतिहास को सच्चा किया जा सकता है जी। अयोध्या जी में राम जन्मभूमि है, ये सच्चाई है जी। और ये सच्चा करना हमारा धर्म है। अकबर से हम भले हारे हो, अकबर ने भले कब्जा कर लिया हो, और हिंदुस्तान के उन तमाम रणबांकुरों ने, हिंदुस्तान की मिट्टी के सपूतों ने अस्त्र शस्त्र के विहीन, साधन संसाधन के विहीन, दौलत के विहीन और इतने बड़ी फौजों को 1-1 लाख की फौजों से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, नहीं तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा इस बहादुरी की तारीफ होनी चाहिए। चलिए अभी ये चैप्टर में नहीं है, चैप्टर विदेशी आक्रांताओं को, तिवारी जी हमलावरों को, लुटेरों को। अरे अबुल कलाम आजाद लुटेरे थे, विदेशी आक्रांता थे, वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे भाई, उनका चैप्टर से नाम हटा दिया। आप बात कर रहे हो अकबर की और फिर जोड़ रहे हो अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम, सुन तो लीजिए, अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री, उनका भी नाम चैप्टर से हटा दिया। हम सिलेबस को घटाना चाहते हैं जी, ये भी तर्क है। कुछ घटाने में गए और कुछ इतिहास को, जो झूठा इतिहास पढ़ाया गया, दमनकारियों को, लुटेरों को, तिवारी जी को यहाँ प्रतिस्थापित किया गया। तिवारी जी बात आ गई
तिवारी जी, संजय जी मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। हमारे साथ काफी देर से मुस्लिम स्कॉलर अगई साहब बैठे हैं। अगई साहब, क्या सोच है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? इस सिलेबस पे एक बार और अपनी बात हो चुकी है इस मुद्दे पे। उस समय मुगल शासन काल के और कुछ मुद्दे हटाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे गांधी गोड से भी, आज अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री, उनका भी चैप्टर हटा दिया गया। क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो एसपी त्रिपाठी जी आपको नमस्कार, और पैनल में सभी साथी जो बैठे हुए हैं जी, उनको भी मेरा नमस्कार। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ जी। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में जी, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने को उतर आए तो फिर क्या होगा? जी, बताइए सच तो बताइए। वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठन देश को, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन नहीं है यहाँ। देखिए, ऐसा है कि अभी माननीय तिवारी जी जिन बातों पर अपनी बात रख रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये पूर्वाग्रस्त है। और अभी इन्होंने देश की अस्मिता, गौरव और सम्मान की बात करी, तो गांधी के देश में ही गांधी को अपमानित करने को अगर आप अपनी कोई महारत हासिल समझते हैं या कोई अपनी ऐसी सिद्धि बताते हैं कि जिस गांधी को पूरी दुनिया मानती है, जिस गांधी को पूरी दुनिया पूछती है अहिंसा के पुजारी के रूप में, आज आप गांधी से गोडसे की जो है कंपेरिजन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समय समय पर इतिहास के पुनर्लेखन की बात हमेशा उठाती रही है, समीक्षा करने की बात करती रही है। आरोप लगाते हैं कि वर्तमान का जो इतिहास है वह वामपंथी विचारधारा और कम्युनिस्टों लेखकों द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय तिवारी जी से कि आरएसएस के ऐसे कौन से विचारक हैं, ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने ऐसी कोई बात लिखी हो जो हमारे देश के इतिहास के साथ मेल खाती हो? मैं आपको एक राइटिंग विंग राइटर हैं, दक्षिणपंथी राइटर हैं आर.सी. मजूमदार जी, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी द पीनल सेटलमेंट इन अंडमान, बड़ी सावरकर की बात करते हैं और विस्तार पूर्वक उन्होंने इस पर अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें इस पर चर्चा की थी। तिवारी जी अभी राम मंदिर तक पहुंच गए, 116 गुरु तेग बहादुर तक पहुंच गए। अरे भैया, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, वो अपने देश के भविष्य, जो उसका भूतकाल था, उसके बारे में कैसे जानकारी कर पाएगी? उसको आप कैसे बताओगे कि गांधी को मारने वाला गॉडसे था? अगर आज गॉडसे की आप हटाने की बात कर रहे हैं तो फिर ये कैसे पता लगेगा आगे आने वाली पीढ़ी को कि एक आतंकवादी जो गॉडसे नाम था जिसका, नाथूराम गॉडसे, उसने एक अहिंसा के पुजारी को सरेआम गोली मार दी थी। क्योंकि आपको इन सब बातों से डर लगता है और आप इतिहास को इसीलिए तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। इतिहासकार कौन से हैं इनके बताएं, और इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जो समाज के उत्थान में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अगई साहब, अगर चैप्टर को कम किया जा रहा है, जो हमारे छात्र हैं उनका सिलेबस थोड़ा, उनका बोझ कम किया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या? देखिए, ऐसा है कि एनसीईआरटी के जो निदेशक है मिस्टर दिनेश जी और ये एचआरडी डिपार्टमेंट के अंदर आता है जी, मैं आज आपके माध्यम से हमारे सम्मानित साथी तिवारी जी से और जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर है उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा जिसमें ये सिलेबस चेंज करने की बात करी गई थी, और उस कमेटी में कौन लोग थे, उनके नाम क्या है? आज तक जवाब नहीं दे पाए दिनेश कुमार जी। बस एक गोल गोल जवाब के साथ कमेटी बनाई थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर भविष्य की पीढ़ी को कौन सा इतिहास पढ़ाएंगे? नहीं अगई साहब, कमेटी तो बनी है, मानव संसाधन विभाग के द्वारा बनाई गई कमेटी बनी है। मैं त्रिपाठी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमेटी नहीं बनी जी, मैं ये कह रहा हूँ उस कमेटी के जो सदस्य थे वो कौन लोग थे, उनके नाम क्या है? मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि साहब कमेटी नहीं बनी, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। प्रश्न चिन्ह मेरा इस पे है कि जो कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए और जिन्होंने अपनी सुझाव दिए इस पर सिलेबस में चेंज करने के, वो लोग कौन थे, उनके क्या नाम है? हमारे समझ साइड में मिल जाएगा ये। मौलाना आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जी, और जिनके चलते ही आज देश शिक्षा के जो है हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो आज इस स्थिति तक पहुंचाई कि हम इस पर चैलेंज कर रहे हैं। आप उनके
उनके नाम को हटा देना चाहते हैं, उनके योगदान को मिटा देना चाहते हैं, जबकि जंग आजादी के दौरान उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? जी आपने हमेशा शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के लोगों को महामंडित किया जा सके। जी मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी के समकक्ष आरएसएस और बीजेपी के पास कोई और तीसरा नेता हो तो बताएं इनका क्या योगदान था जंग आजादी में। आज अगर हम गांधी को नहीं पढ़ाएंगे तो जो अहिंसा का पुजारी, उसको पूरी दुनिया अहिंसा का पुजारी मानती है, उसको कौन समझेगा, कौन जानेगा? हमारी पीढ़ियां कहाँ अंधकार में भटक जाएंगी। और मौलाना आजाद या निराला या पंत जी या फिराक गोरखपुरी जी, ये समय समय पर इनकी कालजीवी रचनाओं के माध्यम से ही हम आगे वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। फिराक गोरखपुरी की भी कविता गई, जी, सूर्यकांत निराला की भी गई, ऐसा नहीं है, निराला की भी गई, फिराक गोरखपुरी की भी गई। मैं वही कह रहा हूँ। तो तिवारी जी को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दे कि भैया आप 3 बार के विधायक हैं और 3 बार के विधायक रहने के पश्चात अगर आज भी आप कुंठाग्रस्त हैं तो ये आप भी जाने, लेकिन हम सिर्फ अनुरोध ये करना चाह रहे हैं कि भारत की जंग आजादी में सभी लोगों का सहयोग था और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आप अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि महाराणा प्रताप की वीरगाथा कौन बताएगा, राजा मानसिंह की वीरगाथा कौन बताएगा, समझे, हाकिम का सूर की वीरगाथा कौन बताएगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और ये अभी जो आगे आने वाले 24 का चुनाव है, ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं इसी आधार पर। चलिए आगे साहब, आगे साहब इन जी सब बातों से अपनी बात समाप्त करिए, अपनी बात मैं समाप्त। सिर्फ इतना अनुरोध 10 सेकंड में मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश को बांटने का काम मत करिए, देश को जोड़ने का काम करिए और जो जिसका योगदान है उसका महामंडप करिए, मंडप उसको प्रोत्साहित करिए, उसको प्रिजर्वेशन करिए, उसको सुरक्षित रखिए, ताकि आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हमारे उस इतिहास को लेकर आगे भारत को एक विशाल देश और संगठित देश और विकासशील देश और विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जी चलिए सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही? काफी देर से आप बोर हो रहे हैं। बिल्कुल आ रही त्रिपाठी जी चलिए, परिवर्तन लगातार जारी है। हालांकि परिवर्तन पहले कर दिया गया था, ये सामने हमारे और आपके अभी आया है। जब सिलेबस, नई पुस्तकें एनसीईआरटी की छप के आई हैं, तब देखा गया कि उसमें सिलेबस से गायब है। आधिकारिक तौर पे जो कहा गया है एनसीईआरटी के निदेशक के द्वारा कि भाई बोझ कम करना है बच्चों का, कुछ अप्रासंगिक चीजें हैं जिनको हटाया गया है, कोई इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या एजेंडा लगता है आपको? देखते त्रिपाठी जी, एक चीज बिल्कुल सही है, एजुकेशन हो या दुनिया की दूसरी चीजें हो जी, उसमें लगातार परिवर्तन या इनोवेशन होते रहते हैं जी, लेकिन इनोवेशन होने के साथ इस चीज को विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो देश की गरिमा है, जो इस देश की डिग्निटी है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। जी हालांकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पूरी इसकी स्टेयरिंग कमेटी बनाई। जी उस स्टेयरिंग कमेटी में अपने मध्य प्रदेश से एक डीपी शर्मा जी हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, वो भी उसमें मेंबर है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जी, और उनका बैकग्राउंड एवरीबडी नोज, पैनलिस्ट एंड लोग जानते हैं जी, और ऐसे ही उसमें बहुत सारे मेंबरान हैं, जिन मेंबरान के बारे में अगर उनके बारे में देखा जाए तो उनकी जो पृष्ठभूमि है उसका भी पता लग जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें हर धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर हैं उसमें क्रिश्चियन कॉलेज की रिलेटेड क्रिश्चियन लेडी भी हैं। हालांकि सब धर्मों का समारोह है उस कमेटी में, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो किस विचारधारा से जुड़े रहे हैं या उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसको अगर आप स्टडी डीपली कर लेंगे तो इस पूरे में जो चेंजेस आए हैं वो आपको अपने आप पता लग जाएंगे। लेकिन इससे मैं एक आश्चर्यचकित करता हूं कि जब भारत विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है, जिनकी दम पर देश को आजादी मिली हो, जिनकी दम पर कहीं ना कहीं भारत के टेक्नोलॉजी को विश्व में पहचाना जाता हो, ऐसे लोगों के नाम डिलीट करना कितना प्रासंगिक हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है इस करिकुलम में चेंज करने के साथ। देखिए, मौलाना आजाद मुस्लिम थे, लेकिन वो टेक्नोक्रेट थे। अपने मध्य प्रदेश में
मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम अब मैनेट हो गया है जी। आखिर ऐसे ही तो नाम नहीं रख दिए गए होंगे। तो उनका योगदान देखिए, उनका योगदान देश की राजनीति में स्वराज की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे वो, ये वही मौलाना आजाद थे। वो एक स्कॉलर तो थे ही, और आपको ध्यान हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटी बनी थी उसके भी वो सदस्य थे। क्या आप डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम सिलेबस से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते ना। तो फिर ऐसे लोगों के नाम हटाकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने या इस कमेटी ने आश्चर्यचकित तो लोगों को किया ही किया है। देखिए, जो विद्वान होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। उनको कभी किसी धर्म से आपका क्या एजेंडा उससे नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन भाई एक बात है पंडित जी, ये क्लियर है कि जब जिसकी सत्ता रहती है जी, चाहे आजादी के बाद या आजादी के पहले जी, एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, उसके मार्फत वो अपनी आइडियोलॉजी को समाज में घोलते हैं। देखिए, चाहे मुगलों का राज्य रहा हो देश में या दूसरे मुस्लिम्स का रहा हो, उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय एजुकेशन क्या थी? एजुकेशन कोई टेक्नोक्रेट बनने के लिए थोड़ा थी, डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा थी। उस समय की जो एजुकेशन थी, वो एजुकेशन सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए थी, अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए थी। लेकिन आजाद देश में इन सब चीजों को हटा दिया गया है। लेकिन आपको फिर कहूं कि ये जो फ्रेमवर्क हुआ है, इस पर जितना भी करिकुलम में हुआ है, ये सही बात है कि कुछ वजन कम होना चाहिए, लेकिन उसमें इस पर प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए थी कि किस चीज को डिलीट किया जाए, किसको ना किया जाए। अगर आपने गॉडसे को हटाया, क्योंकि देश जानता है कि वो गांधी जी के असैसिनेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, अगर वो व्यक्ति इन्वॉल्व थे, अगर उनका नाम हटाया तो पैरेलली गांधी जी का हटाया। अरे आश्चर्य की बात, आपने गांधी और गॉडसे को बराबर कर दिया। आप गांधी जी का चश्मा लेते हैं 2 अप्रैल को, आप बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, गांधी जी की जो मेन चीज है उसको लेकर आपने स्वच्छता कैंपेन चलाया है, और गांधी की आइडियोलॉजी पर आज जो स्टार्टअप है, ये क्या है? गांधी जी की कंसेप्ट है, कुटीर उद्योग गांधी जी की कंसेप्ट है। तो उनकी कंसेप्ट पर पूरी, भले नाम बदल के आप, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट नहीं हो या आज की करंट गवर्नमेंट हो, ये सब उन्हीं के कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा है, उनके जो आइडियाज हैं, उनको लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या उनका नाम बच्चों को, जो 11th पॉलिटिकल साइंस, देखिए पॉलिटिक्स समाज में 3 ही चीजें होती हैं, अर्थ, धर्म, राजनीति और समाज। अगर आप राजनीति में से, जो राजनीति आज जब डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिक्स का कितना महत्व है, और उसमें हम ऐसे लोगों के नाम को डिलीट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को, हम अपनी आगामी जनरेशन को, उन लोगों के देश के आजादी के पहले के योगदान और बाद के योगदान को उनसे दूर करेंगे। देखिए, ये राजनीति कांग्रेस की विचारधारा है, हो सकती है ये आरएसएस की हो सकती है, भाजपा की हो सकती है, वामपंथी हो सकती है, लेकिन देश के लोग देश के होते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया हो। तिवारी जी भैया बहुत विद्वान आदमी है, मैं बहुत उनकी कदर करता हूं, लेकिन इन मामलों जब एजुकेशनल कोई मैटर हो, उस पर रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। उस पर आप यथार्थ को बोलें, भले ही टिकट मिले ना मिले, लेकिन यथार्थ को बोलो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी रीढ़ है जिससे देश का निर्माण होता है। चलिए, एजुकेशन जिससे देश का निर्माण होता है। जी जी। तो तिवारी साहब, आपसे मैं ये आशा रखता हूँ कहीं ना कहीं। सत्यप्रकाश जी, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ जी। यदि फिराक गोरखपुरी को हटाया शब्द तो नहीं है, यदि उनके फिराक गोरखपुरी की उस 2 लाइन की 4 लाइन कविता को हटाया, जो भी है, तो अगर उस कविता को हटाया है तो निराला को भी हटाया है। अब इसमें कहाँ सांप्रदायिक आ गया, इसमें कहाँ जातिवाद आ गया? फिराक श्रीमान हिंदू थे रघुपत साहब, फिराक कोई मुस्लिम नहीं थे। फिराक गोरखपुरी हिंदू थे, श्रीवास्तव थे, वो हिंदू थे, श्रीवास्तव थे। पर इसके बावजूद अपन सिर्फ इतने क्यों सोच रहे हैं कि फिराक गोरखपुरी को हटा दिया गया तो एक व्यक्ति को हटा, निराला जी को भी तो हटाया, और भी पाठ्यक्रम हटाए हैं। अपन सिर्फ अब्दुल कलाम आजाद के पाठ्यक्रम को यदि उनको बोझ कम करने की दृष्टि से जरूरी लगा, अभी हमारे विद्वान पूछ रहे थे ये कमेटी किसने बनाई? आदरणीय सत्यप्रकाश जी। इसी मानव संसाधन मंत्रालय ने, जब अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, एचआरडी विभाग ने
सीता को राम की बहन छपाया था। अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं, अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री थे तब तो मिर्ची नहीं लगी थी जी। देश के इन तमाम विद्वानों को, तमाम इस्लामिक विद्वानों को। आज जो है तो अकेले एक आधे पाठ हटा दिए गए हैं तो बोले इतिहास बदल रहा है। चलिए। अरे इतिहास को सही पढ़ाने की तिवारी जी आप बात का आगे, हमारे श्रीवास्तव जी, आरपी श्रीवास्तव जी के हम इस पे पूरे मुद्दे पर टिप्पणी ले लेते हैं, फिर संजय जी और तिवारी जी आपके पास फिर आते हैं। जी श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, एनसीईआरटी के निदेशक ने जो बताया कि बच्चों को जो है उससे काफ़ी जो है उनका सिलेबस काफ़ी लेंदी था और उसको कम किया गया है। मानते हैं, देखिए शिक्षा में हमेशा नित नए परिवर्तन होते रहते हैं, सिलेबस बदलते रहते हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं है। विवाद कहाँ होता है? जब कोई ऐसा मुद्दा आता है, जब विवाद आता है जी। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आप जो है शिक्षा में इस तरह की बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनको घटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों पर ज़्यादा बोझ नहीं होने पाए। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बस्ते के बोझ से मुक्त एक रिपोर्ट आई थी जी। तो क्या एनसीईआरटी पहली से लेके अंत तक 12वीं तक जो उसका जो सिलेबस है उसमें क्या उसको हटाएंगे, उसके बोझ को कम करेंगे, या उनकी एक्टिविटी को सरकार कोई नई दिशा देगी? ये देखने वाली बात होगी। हम मानते हैं कि ये प्रयास हो सकता है सरकार ने अच्छी नीयत से लिया हो जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मामला इतिहास पे आता है, देखिए साइंस है, रोज़ नए प्रयोग होते हैं, नए चैप्टर जुड़ जाते हैं, मैथमेटिक्स में जुड़ जाते हैं, अन्य विषयों में जुड़ जाते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें अतीत में क्या हुआ उसकी जानकारी होती है। हो सकता है कि जो जानकारी दी गई हो, तिवारी जी सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जानकारी लोगों ने अपने तरीके से दिया हो, सही नहीं दिया हो। बात उन्होंने अकबर और महाराणा प्रताप जी की किया, थोड़ा सा मैं उधर ले जाना चाहूँगा। अकबर महान मत बोलिए, लेकिन विषय से क्यों हटाएंगे? अकबर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे तो महाराणा प्रताप के बारे में कैसे पता चलेगा? और तिवारी जी एक चीज़ और जान लीजिए कि अकबर ने दीन इलाही धर्म जब चलाया था तो उसको सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था। ये बात अलग है कि बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति अगर इस देश पर शासन मान लीजिए जो है विदेशी आक्रांता मान लीजिए, लेकिन यहाँ की मिट्टी में रच बस करके अगर कोई व्यक्ति इस तरह के जो वो चलाता है कोई अभियान, तो उसको भी सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वो भी एक कारण रहा हो महान बनाने का। लेकिन इतिहास की सच्चाई एक तरह से कई चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं, कई विषय ऐसे भी आ जाते हैं जो जोड़ दिए जाते हैं जी। बिल्कुल सरकार का काम है कि इन सारे विषयों पर शोध करे और उनको करे, लेकिन वो पूरा काल हटा दे, मुगल काल या मिडीवल काल के पूरी हिस्ट्री हटा दे, वो हटा के तो फिर वो उसको ये नहीं किया जा सकता, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जहाँ तक रहा वर्तमान सरकार, पूरा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही ये कमेटी गठित हुई है। अब सरकार जैसा निर्देश देती है वैसा काम होता है, समिति अपनी राय देती है। समिति में जितने सदस्य हैं अगर वो सारे लोगों की राय पूरी एक जैसी नहीं है जी, जहाँ बहुमत होगा उसके आधार पर परिवर्तन होगा। तो कमेटी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है, वो जो है प्रशासनिक कमेटी है जो राय देती है। बाकी नीतिगत फैसला तो सरकार को लेना होता है। हमें लगता है कि इन सारे विषयों पर परिवर्तन होना चाहिए, बोझ भी कम करना चाहिए विद्यार्थियों के ऊपर से। नए नए जो रिसर्चेज हो रहे हैं उनको भी जोड़ा जाता है हमेशा जो शिक्षा को एक तरह से। लेकिन जो है आज़ाद के जो लेख को हटाया गया है, अबुल कलाम आज़ाद को जी, वो पहले शिक्षा मंत्री थे और ये लेख हटाने से थोड़ा सवाल तो खड़ा होता है। विषय हटाने बहुत सारे विषय हटाए जा सकते हैं, लेकिन या उसको जो कम किया जा सकता है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं कम से कम कोशिश होना चाहिए कि हर व्यक्ति का विषय हटाने से बेहतर है कि उनके नाम पते तो ज़रूर होना चाहिए इतिहास में जी। और उनके बारे में जानना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो मैंने कहा ना, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार कब लागू करेगी? पिछली सरकार ने नहीं किया, उन्हीं के ज़माने में कमेटी स्थापित हुई थी। अब शायद सरकार जो इस दिशा में अच्छे से सोच रही है, सरकार का नज़रिया अच्छा है, सरकार सकारात्मक सोच रही है, तो इन विषयों पर भी ध्यान देना होगा। महेंद्र, संजय जी। हाँ जी जी, आप तिवारी जी की बात का कुछ खंडन करना चाह रहे थे, लेकिन हम अगई साहब के पास, अगई साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। जी
संजय नहीं, मैंने सारे विद्वान लोगों की बात सुन ली। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ त्रिपाठी जी जी कि बोझ कम करने की बात हो रही है बार बार। जी। अरे भैया, बोझ कम करना है तो फीस का बोझ कम कर दो। ये लाखों रुपए की पढ़ाइयाँ जो प्राइवेट स्कूलों में हो रही है ना, इस दादागिरी को, इस गुंडागर्दी को कम करो। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारो। ये किताबों पर 4 पन्ने बदलने हटाने से कुछ नहीं होना। ये बोझ नहीं है। बोझ तो वो है जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, या पढ़ा भी पा रहे, अपना पेट काट के तो नौकरियां नहीं दिला पा रहे। चलिए, पता नहीं देश को किस दिशा में ले जाना इन चाहते हैं प्राइवेट बीजेपी। स्कूलों को सीबीएसई ही मान्यता देता है। सीबीएसई भी केंद्र का अरे एक तो अंग है। तो फिर मैं कह तो रहा हूँ त्रिपाठी जी, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है ना। अभी तो सिलेबस चेंज की बात हो रही है। अरे तो आप बात शिक्षा भैया, नीति और शिक्षा पे बात नहीं हो रही। तो ठोस काम इनको करना ही नहीं है। इनको आते ही नहीं है ठोस काम करने। जहाँ जिस पार्टी के समर्थक व्हाट्सएप पर गोबर खाने को उचित मानते हो, गौमूत्र पीने को मानते हो, उस पार्टी का दिवालियेपन का, मानसिक दिवालियेपन का कोई इलाज है? भाई, गोबर को लेके आपकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और तो आप गोबर को गलत बता रहे हैं। मैं गोबर को खाने की बात कर रहा हूँ प्रभु जी। कि गोबर खा के जो वीडियो भेजे जाते हैं ना कि गोबर खाने से होता है, गोबर शरीर पे बनने से होता है। ये कहाँ वीडियो आ गया? मैंने तो नहीं देखा गोबर खाने से। मैं आपको निजी तौर पे भेजूंगा, सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है जी। मुद्दे की बात पे आते हैं। गौमूत्र की बात जरूर होती रही है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ जी। मुद्दे की बात यह है कि आप इस देश के समूचे शिक्षा तंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। संजय जी, खाने वाला जवाब तो दिलवाइए जी। मैं आपसे कह रहा हूं, गोबर खाने की प्रपोज करके मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप तिवारी जी कह रहे हैं गोबर खाने की आपने बात कही, सोशल मीडिया में इन लोगों के द्वारा डाला जाता है, उसका सबूत दीजिए। बिल्कुल, आप अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं, आप कब तो मार रहे हैं? मैं भी इसी धरती में हूं। मंच पे बैठ के मिथ्या बयानी नहीं करता। आपको त्रिपाठी जी ने भी टोका कि गौमूत्र की बात मैं बात सही नहीं कर रहा हूँ। देखिए, डिबेट को डिरेल करने का प्रयास मेरे साथ मत कीजिए। मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, उसकी तहकीकात मत बोलिए। गोबर खाने की बात आप तो इतनी खोजबीन में मास्टर हैं। आपने तो ये पता लगा लिया, आपने तो ये पता लगा लिया की बात कि देश में मुगलों ने क्या किया है। आपके अलावा कोई बता दे मुझे। जी। अरे मैं ही बताऊंगा प्रभु, आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिबेट को डिरेल मत कीजिए, मुद्दे पे रखते हैं। सर, मुद्दे पे आइए ना। फिर मुद्दे की बात यह है कि इस देश के आमूल चूल शिक्षा प्रणाली के साथ छेड़खानी करने से कुछ नहीं होगा। लोगों का इतिहास बदलने से कुछ नहीं होगा। इतिहास हमेशा इतिहास रहेगा। आप कहाँ तक जुटलाएंगे? और जिस टुकड़े गैंग की बात आप करते हैं, वो आप किस आधार पे करते हैं? जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो आप किस आधार पर करते हैं? जरा नरोत्तम मिश्रा जी से पूछ लिए, अभी इफ्तार पार्टी में बैठे थे, वो कौन सा तुष्टीकरण हो रहा था? नहीं, इफ्तार पार्टी में बैठना कोई वो तुष्टीकरण नहीं है, या कोई आप सोच रहे हैं। मैं त्रिपाठी जी यही तो कह रहा हूँ। शिवराज जी भी टोपी पहनने ईद पे जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने इफ्तार पार्टी में पूरी देखिए, संविधान संशोधन क्या था? हम बात करें नीतिगत मुद्दों पर, हम बात करें प्रकरण में संविधान संशोधन पर। क्या था? ये बताइए, आप ये बताओ कि इन चीजों को कम करने में, युवाओं को रोजगार देने में आप क्या कर रहे हो? आप अभी तो पाठ्यक्रम की बात हो रही है संजय जी, पाठ्यक्रम की बात हो रही है। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नए कुछ इतिहास जो छूट गए हैं, जो आप कह रहे हैं इतिहास, उनको जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, इस पे बात कर रहे हैं। मैं आपको केवल 20 सेकंड में जवाब देता हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके यहाँ कोई आदमी अगर ऐसा हुआ है जिसने कुछ करने लायक, कुछ गिनाने लायक काम किया हो, तो उसको जोड़ो ना। मना कौन कर रहा है? उसको पृष्ठभूमि में रखने की जरूरत क्या है? जुड़ेगा, जो मुझे लग रहा है जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? इनके पास जोड़ने के लिए आदमी क्या है? इतिहास उठा के देख लो आप। अब देखिए, अभी 1-1.5 साल बाकी है, जुड़ेगा वो भी अगले साल तक। मैं बताता रहा हूँ क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या नहीं जुड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी पढ़ाने जाएंगे। दरअसल मुद्दा ये है, नरेंद्र मोदी जी, मुद्दा एक लाइन में ये है कि नरेंद्र मोदी जी को किताबों में पढ़वाना है खुद को। चलिए, ये ऐसा करेंगे क्या तिवारी जी? मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए, नहीं, निश्चित प्रधानमंत्री है तो आगे इतिहास में या राजनीति शास्त्र में तो पढ़ाया जाएगा ना कि कौन कब प्रधानमंत्री बने थे, ये तो बताया जाता है। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल, तो नरेंद्र मोदी जी की कम से कम उस कोर्स को पढ़ा दो भैया, एंटायर पॉलिटिक्स जो उन्होंने की है। भाई, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये इतिहास में है।
मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं तो उनको भी पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी जो उन्होंने डिग्री ली है एंटायर पॉलिटिक्स से, वो तो चलिए, वो डिग्री लागू डिग्री का कराओ। मुद्दा आज नहीं है, केजरीवाल जी अरे को मैं गया, मैं सर केजरीवाल जी को सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सीबीआई का सम्मन गया है आज, वो भी आने वो वाले तो- हैं। अरे वो मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। जी, केवल 2 सेकंड में अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस कोर्स को तो पढ़वाओ जो एंटायर पॉलिटिक्स उन्होंने की है। जी चलिए तिवारी जी, हम अगई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात ले लें, फिर आपसे उत्तर ले लेंगे। जी अगई साहब। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी। जी, अभी तिवारी जी ने भी कहा और श्रीवास्तव जी ने भी कहा जी कि मुगल बादशाह अकबर जो है आक्रांता थे। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि अकबर समेत मुगल पीरियड की 5 पीढ़ियां हिंदुस्तानी थी, ये कहीं विदेश से नहीं आए थे, जी ये भारत में ही पैदा हुए थे। और जिन आक्रांताओं की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, फतेहपुर सीकरी हो, ये सब भारत के ही हैं। और करोड़ों रुपए की जो है इनकम जो है भारत सरकार को इनसे होती है। अगर वो इतने ही बुरे हैं, उनकी बुराई इमारतें इतनी ही खराब है, तो उनको डेमोलिश कर दीजिए। दूसरी बात, मौलाना आजाद स्वतंत्र आंदोलन के भी एक सेनानी थे और भारतीय संविधान पीठ के भी मेंबर थे। लेकिन ये अकबर हो, चाहे आपने कहा कुतुब मीनार, लाल किला, ये कहीं वहां से विदेश से थोड़ी लेके आए थे, यहीं के जो अर्ज किया था धन, उसी से बनवाया था। नहीं तो देखिए, अगर अर्ज किया वाली बात है तो जिसका शासन होता है, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो जितने ही प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो वो भारत सरकार का ही तो पैसा होगा। हाँ, वो मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का नहीं है। तो उस टाइम अगर जितने भी मुगल एम्पायर हुए जो उस टाइम शासन में थे, अगर उनके द्वारा इन सब चीजों का निर्माण कराया गया तो वो कहीं विदेश तो नहीं ले गए। नहीं, वो सरकार का, वो अकबर का नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ, मुगल एम्पायर उस समय तत्कालीन सरकार, तत्कालीन व्यवस्था का है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुगल एम्पायर के तत्कालीन सरकार की जी, उसके द्वारा जो निर्माण कराया गया तो वो उसको कहीं बाहर तो नहीं ले गई ना। जी तो इसमें फिर अकबर को महान क्यों पढ़ाया जाए? नहीं, अकबर महान अपनी काबिलियत से था। अकबर महान योद्धा था। अकबर का शासन करने का तरीका अपना अलग था। अकबर ने दीन इलाही चलाया। तो अकबर के पूर्वज कहाँ से आए थे? 5 पीढ़ी के पहले। अरे अब एक बात सुनिए, बाबर आया भारत में जी, बाबर के बाद हुमायूं, हाँ, हुमायूं के बाद अकबर। हाँ, तो बाबर अपने साथ किसी को लाया तो था नहीं। बाबर तो बाहर से आए थे ना। मैं मान रहा हूँ बाबर बाहर से आए थे, जो उस समय का हमारा अखंड भारत था, वहां से तो नहीं थे ना। नहीं, आने को तो आर्य भी हुड़ से आए थे। ये आप कैसे कह सकते? भारत का इतिहास तो फिर अगर आप इसमें जाएंगे तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी अपने भूत से ही सबक लेती है। अगर कहीं कोई गलतियां हुई है तो उनको अच्छा करिए, सही करिए, लेकिन किसी को इतिहास मिटा देने से किसी के काम को आप स्वीकार नहीं करेंगे, ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। भारत की जनता बहुत समझदार है। एन केन प्रकार राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए, मतों के लिए, इन सब बातों को इस टाइम, क्योंकि 2024 की तैयारी करनी है भारतीय जनता पार्टी को, चलिए, इसलिए इन सब बातों को जो है घुमा फिरा के आप कह रहे हैं बोझ कम हो जाएगा। चलिए, समय कम है आगे साहब, समय कम है। 10 सेकंड में करता हूँ। कितना बोझ कम कर दिया? इनके नाम हटने से कितना बोझ कम हो गया? भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही नाम बदलना, सड़कों का नाम बदलना, स्थानों का नाम बदलना, ट्रेनों का नाम बदलना। भारतीय जनता पार्टी ने इतने 9 साल के पीरियड में और कोई विकास का कार्य किया हो तो बताइए। चलिए तिवारी जी, थोड़ा संक्षेप में 2024 को देखते हुए वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है सिलेबस के माध्यम से। बहुत संक्षेप में, समय कम है, फिर सत्यप्रकाश जी के पास जाएंगे। जी, मैं विद्वान जी को बताना चाहता हूँ कि वैसे वो इस्लामिक विद्वान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर अगर वो 24 के चक्कर में न पड़ते तो वो इस्लामिक विद्वान की बहस मानी जाती। पर उनको भी चुनाव ही दिख रहा है। मेरे कांग्रेस के भैया को दिख रहा है वो तो ठीक बात है, मुझे दिख रहा है ठीक बात है, पर यहाँ आप इस्लामिक रिसर्च के नाते बैठे थे और आपने कह दिया कि मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ अपनी, कि देखिए आप जिस ढंग से डरवा रहे हैं लोगों को, भ्रम फैला रहे हैं, जब इसी HRD मिनिस्ट्री ने सीता को राम की बहन अर्जुन सिंह के मानव संसाधन मंत्री बनते हुए बनाया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान, तो इसका जवाब कांग्रेस देगी तिवारी जी। बच जाएगा। और आज NCERT ने संशोधन किए तो आप इस्लामिक रिसर्च वाले बैठकर किया कहते हो देश को बांटने का काम हो रहा। इसीलिए जरूरी है संशोधन, क्योंकि देश को देशभक्ति पढ़ाई नहीं गई, राष्ट्रीयता बताई नहीं गई,
और जो चैप्टर्स डाले गए, जैसा कि अभी हमारे हेड ने कहा चैनल के आदरणीय श्रीवास्तव जी ने, कि आप गुजरात दंगों को अपने ढंग से परोसेंगे, आप जलियांवाला बाग को अपने ढंग से परोसेंगे, आप नोआखाली के दंगे को अपने ढंग से बढ़ाएंगे, आप महाराणा प्रताप को और शिवाजी को भगोड़ा बताएंगे। तो ये हिंदुस्तान अब नया है, ये नया हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। तो सच्चाई के आधार पर, सलमान के आधार पर, अस्मिता के आधार पर सब कुछ संभव है। इसमें आने वाली पीढ़ी बदल देंगे। ये जाने ये देश निर्माण के नाम पे की भूमि है, ये देश बलिदानियों की। चलिए तिवारी जी समय कम है, बलिदान फिर अपन और कहीं देंगे बाद में। चलिए आगाई साहब, तिवारी जी आगाई साहब और तिवारी जी समय कम है। सत्यप्रकाश जी आपकी टिप्पणी थोड़ा संक्षेप में। भारत की आजादी में। चलिए सत्यप्रकाश जी आपकी टिप्पणी संक्षेप में। जी त्रिपाठी सर, देखिए एक बात तो पक्की है जी, जब हम अपने पॉलिटिक्स में या सोशोलॉजी में जिन्होंने 200 साल से ऊपर देश पर राज्य किया है उनकी वाहवाही नहीं कर सकते, तो उसके पहले जिन लोगों ने राज्य किया है, जिन्होंने हमारे अखंड भारत को ब्रेक करते हुए यहाँ पर लोगों के ऊपर राज्य किया है, तो उनकी भी वाहवाही किसी भी कीमत पर बच्चों को नहीं परोसी जानी चाहिए जी। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। अगर ऐसा है, अगर उन चीजों को डिलीट किया गया तो अच्छा किया है, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद जो लोग ना तो अफगानिस्तान गए ना टर्की गए, वो यहीं के यहीं रह गए, हिंदुस्तान में रह गए। कि स्वतंत्र भारत के बाद तो केवल एक ही देश, एक ही राज्य है, वो भारत है। और उस भारत में जो रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो सब हमारे भारतीय हैं। और मौलाना आजाद उनमें से एक भारतीय थे। आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो उन्हीं के वंशज थे। कि हर मुस्लिम जो आज हिंदुस्तान में रहता है वो क्या मुगलों का या हुड़ों का या किसी का भी वंशज है? नहीं। अब वो केवल और केवल उसकी आइडेंटिटी है कि वो हिंदुस्तानी है। और उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में केवल हिंदुओं ने लड़के इस हिंदुस्तान को देश आजाद नहीं कराया, ऐसा नहीं है, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वो तो पॉलिटिकल स्टाइल अंग्रेजों का, कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा के कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान बना दिया, वो तो गांधी जैसे चतुर थे जिन्होंने उस समय उस चीज को मैनेज किया और उस कारण कहीं ना कहीं देश को आजाद कराने को उन्होंने प्रायोरिटी दी। नहीं तो ये कई टुकड़ों में, इवन आप जब बात कर रहे हैं मुस्लिम, अंग्रेज तो उस हालात में पहुंचा दिया था कि एससी वर्ग को भी हमसे एक दूर करने का पूरा प्लान था उनका, तो जिससे अंबेडकर जी फिर लड़ना शुरू कर दें। तो अगर हम आपस में लड़ते रहते तो इस देश को आजाद कैसे करते? इसलिए मेरा तो मानना है कि आज जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, उन्होंने आजाद देश के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन देश के लिए किया है और पहले किया है, रुक गए हैं। तो गांधी जी का एक चीज और देखिए भाई, आज एनईपी 2020 है, उसमें आपने जॉब ओरिएंटेड सिलेबस करिकुलम लाए हैं, वो किसकी आइडियोलॉजी पर लाए हैं? वो लाए हैं केवल और केवल गांधी की आइडियोलॉजी। अगर गांधी जी को आप डिलीट करेंगे और उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ाएंगे तो बच्चों को पता कैसे लगेगा किसकी आइडियोलॉजी थी ये? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ चीजें हटाई जानी चाहिए और हटना भी चाहिए, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जिससे देश आजाद देश की रीढ़ बनी हुई है, उस रीढ़ को नहीं हिलानी। श्रीवास्तव जी, ऐसे परिवर्तन तो लगातार होते रहते हैं और शिक्षा में जो भी सब्जेक्ट या कुछ विषय हटाए जाते हैं, कुछ जोड़े जाते हैं, बहुत सारे नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो प्रासंगिक हैं उनको ना हटाया जाए, अप्रासंगिक जो विषय हैं उनको हटा सकते हैं। जहाँ तक इतिहास का सवाल है, इतिहास को बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है और भारत सरकार जिसके अधीन है एनसीईआरटी, हो सकता है कि इन सारे मामलों में फिर से एक तरह से उसे रिव्यू करे और जिन जैसे जो है आज़ाद को प्रथम शिक्षा मंत्री को हटाना या और भी जो साहित्यकार हैं तमाम लोगों को हटाना, ये कोई हमको लगता नहीं कि कोई इतने बड़े विषय थे कि इनको हटा देने से बोझ कम हो जाएगा। बोझ कम करने के और भी तरीके हैं और उन पर भी ध्यान देना होगा। कई नए विषय जुड़ते हैं, कुछ पुराने हटते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है और शायद इसी पर जाना चाहिए। जहाँ तक इसका राजनीतिक जो है विरोध है या राजनीतिकरण है, इससे भी बचना चाहिए। शिक्षा को थोड़ा सा इससे मुक्त रखने की जरूरत है। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। तिवारी जी, आज आपका वस्त्र बड़ा धूमिल था, मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा चटक वस्त्र लीजिए क्योंकि नवंबर में फिर से आपको चमकना है।
जिससे आप हमें साफ साफ दिख सके, जनता को दिख सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, संजय जी आपका, अगई साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की बदलते सिलेबस की और उस पर गर्माती सियासत की। अब विपक्ष भले ही सरकार पर अपने एजेंडे के तहत का सिलेबस में बदलाव के आरोप लगा रही हो, लेकिन सरकार का तर्क है कि छात्रों की सहूलियत के हिसाब से और बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए सिलेबस में बदलाव और उसको कम किया जा रहा। खैर, जो भी हो, लेकिन देखना यही होगा कि इस बदलते सिलेबस पर सियासत और कितना गर्माती है। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।